नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। दोस्तों यहां पर आपको देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। भारत की पाकिस्तान को 2 टूक चेतावनी, कहा पीओके में जरा भी बदलाव मंजूर नहीं। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने गिलगिट बाल्टिस्तान को अंतरिम प्रांत का दर्जा देने का ऐलान किया है। पाकिस्तान के इस कदम का भारत ने कड़ा विरोध दर्ज कराया है। भारत ने पाकिस्तान से 2 टूक चेतावनी देते हुए कहा कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में किसी भी तरह का बदलाव स्वीकार नहीं किया जाएगा, क्योंकि गिलगिट बाल्टिस्तान भी भारत का अभिन्न हिस्सा है। दोस्तों इमरान खान की पार्टी पीटीआई की सरकार इसी महीने इस क्षेत्र में प्रांतीय विधानसभा का चुनाव कराने की तैयारी में है। दोस्तों माना जा रहा है कि पाकिस्तान ने चीन के कर्ज और दबाव के बाद यह फैसला लिया है, लेकिन भारत कई मंच और विभिन्न अवसरों के जरिए यह बात साफ कर चुका है कि सैन्य माध्यम से कब्जा किए गए क्षेत्र की स्थिति में बदलाव करने का किसी के पास कोई वैध आधार नहीं होता है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, एमपी उपचुनाव प्रचार खत्म होने के 18 घंटे बाद कमलनाथ को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत। स्टार प्रचारक का दर्जा छीनने के इलेक्शन कमीशन के आदेश पर लगाई रोक। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश की 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के स्टार प्रचारक का दर्जा छीनने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनवाई करते हुए चुनाव आयोग के आदेश पर रोक लगा दी है। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, कांग्रेस का तर्क था कि स्टार प्रचारक का दर्जा चुनाव आयोग नहीं देता है, यह पार्टी तय करती है, तो चुनाव आयोग उससे यह कैसे छीन सकती है। इससे पहले दोस्तों राज्यसभा सांसद विवेक तनखा ने कहा था कि चुनाव आयोग की कार्यवाही अलोकतांत्रिक है। आयोग ने बिना नोटिस दिए कमलनाथ को स्टार प्रचारक की सूची से अलग कर दिया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान को भारी पड़ी बयानबाजी। फ्रांस ने 183 पाकिस्तानियों के खिलाफ उठाया बड़ा कदम। जी हां दोस्तों, फ्रांस ने एक बार फिर यह साफ कर दिया है कि वह मुस्लिम देशों के दबाव के आगे झुकने वाला नहीं है। दोस्तों फ्रांस ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के पूर्व प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शुजा पाशा की रिश्तेदार सहित 183 पाकिस्तानी नागरिकों का विजिटर वीजा रद्द कर दिया है। इतना ही नहीं दोस्तों, फ्रांस ने 118 पाकिस्तानियों को जबरन डिपोर्ट भी किया है। इमैनुअल मैक्रो सरकार की इस कार्रवाई को सीधे तौर पर पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान की फ्रांस विरोधी बयानबाजी से जोड़कर देखा जा रहा है। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। राजस्थान में पटाखों पर बैन से भड़की बीजेपी, कहा यह हिंदुओं पर जजिया टैक्स जैसा है। जी हां दोस्तों, राजस्थान में दिवाली पर पटाखों की बिक्री और पटाखे जलाने पर पाबंदी के खिलाफ बीजेपी भड़क उठी है। बीजेपी ने कहा कि यह हिंदुओं पर जजिया कर लगाने जैसा है। बीजेपी विधायक अशोक लाहोटी ने दिवाली पर पटाखों पर रोक पर अशोक गहलोत सरकार को हिंदू विरोधी बताया है और कहा है कि यह हिंदुओं पर जजिया टैक्स लगाने जैसा है। वहीं दोस्तों बीजेपी विधायक मदन लाल दिलावर ने कहा कि प्रदूषण रोकने के लिए ईद पर भी, बकरों की कुर्बानी पर भी पाबंदी लगनी चाहिए, क्योंकि उनसे भी प्रदूषण फैलता है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, अशोक गहलोत सरकार ने पटाखों की बिक्री और आतिशबाजी पर रोक लगाने का फैसला लिया है। राज्य सरकार ने पटाखों से निकलने वाले विषैले धुएं से इस महामारी संक्रमित रोगियों और लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए पूरे प्रदेश में पटाखों की बिक्री, आतिशबाजी पर रोक लगाने का फैसला लिया है। सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि आतिशबाजी से होने वाले प्रदूषण से इस महामारी के फैलने का खतरा बढ़ता है तथा संक्रमित व्यक्तियों और ठीक हो चुके लोगों के स्वास्थ्य पर विपरीत असर पड़ता है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, यूपी राज्यसभा, भाजपा ने राज्यसभा की 8 सीटों पर मारी बाजी, बीएसपी और सपा को एक-एक पर मिली जीत। जी हां दोस्तों, राज्यसभा चुनाव के नतीजे घोषित हो गए हैं। उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी के 8 और समाजवादी पार्टी और बसपा का एक-एक उम्मीदवार निर्विरोध राज्यसभा सदस्य चुना गया। दोस्तों भाजपा की तरफ से केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी, भाजपा राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह, पूर्व डीजीपी ब्रजलाल, नीरज शेखर, हरिद्वार दुबे, गीता साक्य, बीएल वर्मा और सीमा द्विवेदी को राज्यसभा जाने का मौका मिला है, जबकि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रामगोपाल यादव और बसपा प्रत्याशी रामजी गौतम निर्विरोध राज्यसभा सांसद चुने गए। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, दिवाली से पहले पेटीएम ने अपने यूजर्स को दिया तोहफा, खत्म किए चार्जेस, फ्री में उठाएं सर्विस का फायदा। जी हां दोस्तों, मोबाइल वॉलेट कंपनी पेटीएम अपने यूजर्स को अलग अलग मोड के जरिए पेमेंट का विकल्प देती है। दोस्तों पेटीएम यूजर्स अब ऐप के जरिए यूपीआई से लेकर कई तरह के बिल्स का भुगतान चुटकी में कर लेते हैं। अब दोस्तों एक तरफ बैंक अकाउंट से पेटीएम वॉलेट से पैसे डालने पर यूजर्स को कोई चार्ज नहीं देना होता है, लेकिन इसके उलट यानी कि पेटीएम वॉलेट से बैंक
अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करने पर यूजर्स को चार्ज देना पड़ता था। कई यूजर्स को इसे लेकर चिंता थी। अब दोस्तों खुद पेटीएम के संस्थापक विजय शेखर शर्मा ने इस पर जवाब दिया है। विजय शेखर शर्मा ने एक पेटीएम यूजर को इस बारे में जवाब दिया। एक यूजर ने उनसे पूछा कि अगर आप पेटीएम वॉलेट से बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करने पर लगने वाले 5% चार्ज को हटा लेते हैं तो इससे क्या होगा? क्या इससे यूजर्स बेस बढ़ेगा? क्या यह आपकी कंपनी के लिए एक खाई की तरह है? इसके जवाब में पेटीएम संस्थापक ने लिखा कि अब यह 0 है। हाँ, हमने इस चार्ज को हटा दिया है। जी हाँ दोस्तों, यानी कि अब आपको पेटीएम वॉलेट में से बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करने पर कोई चार्ज नहीं देना होगा, जो कि पहले 5% लगता था। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, एयर पोल्यूशन। दिल्ली एनसीआर में हवा के चलते मामूली मिली राहत, पराली ने बढ़ाई और चिंता। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण बड़ी समस्या बना हुआ है। सरकार तमाम कदम उठाने का दावा कर रही है, लेकिन जन सहभागिता के बिना इससे निजात पाना मुश्किल है। इस बीच दोस्तों आज दिल्ली एनसीआर के लोगों को मामूली राहत मिली। हालांकि वायु गुणवत्ता स्तर बेहद खराब श्रेणी में बना हुआ है। दोस्तों आज जो राहत मिली है वह क्षणिक है, क्योंकि असल में प्रदूषण कम नहीं हुआ है, बल्कि हवा के तेज रुख की वजह से थोड़ी राहत मिली है। दोस्तों केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अधीन सिस्टम एयर ऑफ क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च सेंटर के मुताबिक आज तापमान में कमी और हवा की रफ्तार की वजह से AQI कम आया। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मुस्लिम युवकों ने मंदिर में पढ़ी नमाज, 4 के खिलाफ केस दर्ज, 1 गिरफ्तार। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में स्थित नंदगांव नंद बाबा मंदिर में धोखे से नमाज पढ़ने के मामले में दिल्ली निवासी आरोपी फैजल को गिरफ्तार कर लिया गया है। दोस्तों जामिया नगर थाने के साथ आई मथुरा पुलिस फैजल को गिरफ्तार कर मथुरा के लिए रवाना हो गई। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, फैजल की नंदगांव मंदिर में नमाज पढ़ने की तस्वीरें वायरल हुई थी। दिल्ली की संस्था खुदाई खिदमतगार के सदस्य फैजल खान और मोहम्मद चांद, गांधीवादी कार्यकर्ता नीलेश गुप्ता और आलोक रत्न के साथ नंदगांव के नंद बाबा मंदिर पहुंचे। दोपहर 2 बजे युवकों ने यहां जोहर की नमाज अदा की। युवकों ने नमाज के फोटो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिए। इस मामले पर मंदिर के सेवायत कहना गोस्वामी का कहना है कि उन्हें नमाज अदा करने की कोई अनुमति नहीं दी गई थी। इन लड़कों से उनकी बातचीत जरूर हुई थी, लेकिन उन्होंने नमाज धोखे से पढ़ी है, जिसके बाद मंदिर प्रशासन की शिकायत पर फैजल खान और उसके दोस्त के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, इस महामारी के पॉजिटिव मरीजों के संपर्क में आए WHO चीफ, खुद ट्वीट कर दिया हेल्थ अपडेट। जी हां दोस्तों, इस महामारी का संक्रमण दुनिया भर में लगातार बढ़ता जा रहा है। इसी बीच दोस्तों विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO के महानिदेशक टेड्रोस एडहॉम घेब्रेयेसस ने खुद को सेल्फ क्वारंटाइन कर लिया है, क्योंकि हाल ही में वह किसी इस महामारी के पॉजिटिव मरीज के संपर्क में आए गए थे। इस बात की जानकारी उन्होंने खुद ही ट्वीट करके दी है। दोस्तों टेड्रोस एडहॉम घेब्रेयेसस ने ट्वीट कर कहा कि मुझे किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आने का पता चला है जो इस महामारी से संक्रमित था। मैं अभी ठीक हूं और किसी तरह के लक्षण नहीं है, लेकिन WHO प्रोटोकॉल के अनुसार आने वाले दिनों में क्वारंटाइन में रहूंगा और घर से ही काम करूंगा। इसके बाद दोस्तों अब जान लेते हैं पूरी दुनिया और भारत में क्या है इस महामारी की स्थिति। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं भारत की। तो दोस्तों भारत की बात की जाए तो भारत में इस वक्त तक इस महामारी के संक्रमितों का आंकड़ा 82,50,000 को पार कर गया है, जबकि दोस्तों मौतों का आंकड़ा 1,22,000 के पार है। दोस्तों भारत में निरंतर एक्टिव केसों की संख्या बढ़ती जा रही है, यानी कि रिकवरी रेट बढ़ती जा रही है। दोस्तों खबर पड़े जाने तक भारत में एक्टिव केसों की संख्या 5,56,000 थी। वहीं दोस्तों भारत में सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य की बात की जाए तो उसका नाम महाराष्ट्र है, जहां पर 16,83,000 से ज्यादा संक्रमित अब तक सामने आ चुके हैं। उसके बाद में दोस्तों आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, केरला, दिल्ली, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, तेलंगाना, बिहार, असम, राजस्थान आदि राज्यों का नाम आता है। इसके बाद में दोस्तों बात कर लेते हैं पूरी दुनिया की, लेकिन दोस्तों उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दें, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से पता चलता है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है या नहीं। तो दोस्तों जल्दी से जान लेते हैं क्या है पूरी दुनिया की स्थिति। तो दोस्तों पूरी दुनिया की बात की जाए तो पूरी दुनिया में इस वक्त तक इस महामारी के संक्रमितों का आंकड़ा 4,59,16,000 को पार कर गया है, जबकि मौतों का आंकड़ा 11,93,000 के पार है। दोस्तों पूरी दुनिया में अमेरिका सबसे ज्यादा प्रभावित देश है। अमेरिका में 92 लाख संक्रमित मरीज अब तक सामने आ चुके हैं, जिनमें से 2,30,000 से ज्यादा की मौत हो चुकी है। दोस्तों पूरे यूरोप में इस महामारी की दूसरी लहर आ गई है और कई देशों में लॉकडाउन लगा दिया गया है। इंग्लैंड में भी लॉकडाउन लगा दिया गया है। दोस्तों दूसरा नंबर भारत का है, जो कि कुल मामलों के मामले में दूसरे नंबर पर है, जबकि तीसरा नंबर
नंबर ब्राजील का है। ब्राजील में 55,16,000 से ज्यादा संक्रमित मरीज अब तक सामने आ चुके हैं। दोस्तों इन तीनों देशों के बाद में रशिया, फ्रांस, स्पेन, अर्जेंटीना, कोलंबिया, यूनाइटेड किंगडम, मैक्सिको, पेरू, साउथ अफ्रीका, इटली, ईरान आदि देशों का नाम आता है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, टीवी शो कौन बनेगा करोड़पति और अमिताभ बच्चन के खिलाफ एफआईआर दर्ज, विवादित सवाल को लेकर मचा हंगामा। जी हां दोस्तों, टेलीविजन का चर्चित शो कौन बनेगा करोड़पति लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। इस शो के दौरान पूछे जाने वाले सवालों को लेकर कई लोग आपत्ति जता चुके हैं। एक बार फिर से यह शो विवादों में है। दोस्तों इसकी वजह है शो के एक एपिसोड में पूछा गया एक सवाल। दरअसल दोस्तों शो के दौरान अमिताभ बच्चन ने एक सवाल पूछा था। उस सवाल को लेकर लोग बवाल मचा रहे हैं। दोस्तों सोशल मीडिया से लेकर हर जगह इसकी चर्चा हो रही है। हाल ही में मनुस्मृति को लेकर एक सवाल पूछा गया था। सवाल यह था कि 25 दिसंबर 1927 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और उनके अनुयायियों ने किस धर्म ग्रंथ की प्रतियां जलाई थी। दोस्तों इसी सवाल को लेकर बवाल मचा हुआ है और उनके चैनल और खुद अमिताभ बच्चन पर एफआईआर हो गई है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, फिर बढ़ने वाली है पाकिस्तान की बेचैनी। भारत को इस दिन मिलेगा राफेल का दूसरा बैच। जी हां दोस्तों, फ्रांस से नॉन स्टॉप उड़ान भरकर राफेल फाइटर जेट का दूसरा बैच 4 नवंबर को भारत के अंबाला एयरबेस पर पहुंचने की संभावना है। दोस्तों 3 राफेल के साथ फ्रांसीसी एयरफोर्स के फाइटर और मिड एयर रिफ्यूलर भी होंगे। इसके आने से भारतीय वायुसेना में राफेल एयरक्राफ्ट की कुल तादाद 8 हो जाएगी। इससे पहले दोस्तों 29 जुलाई को 5 राफेल विमानों की हरियाणा के अंबाला एयरबेस पर सुरक्षित लैंडिंग हो गई थी। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार ये लड़ाकू विमान फ्रांसीसी बंदरगाह शहर बोर्दू के मैग्रिक ग्रिक एयरबेस से उड़ान भरेंगे और करीब 7,000 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद बुधवार दोपहर तक अंबाला पहुंचेंगे। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, राफेल मिका मल्टी मिशन एयर टू एयर मिसाइलों और स्कैल्प डीप स्ट्राइकर क्रूज मिसाइलों से लैस है। ये वे हथियार हैं जिससे लड़ाकू पायलट पहाड़ों में भी दुश्मनों के हवाई और जमीनी ठिकानों पर हमला कर पाएंगे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मौसम समाचार, जानिए अगले और पिछले 24 घंटे के मौसम पूर्वानुमान। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं पिछले 24 घंटों की। तो दोस्तों बीते 24 घंटों के दौरान मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, दक्षिणी असम, तमिलनाडु के पहाड़ी क्षेत्रों और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम जबकि 1-2 जगहों पर भारी वर्षा दर्ज की गई है। दोस्तों गंगीय पश्चिम बंगाल, केरल और तटीय कर्नाटक में भी हल्की से मध्यम वर्षा की गतिविधियां देखने को मिली है। साथ ही दोस्तों दिल्ली राजधानी दिल्ली की बात की जाए तो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और एनसीआर के शहरों में वायु गुणवत्ता सूचकांक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक स्तर पर बना हुआ है, जबकि दोस्तों देश के कई हिस्सों में हल्की ठंड हो रही है। वहीं दोस्तों आगामी 24 घंटे की बात की जाए तो अगले 24 घंटों के दौरान मणिपुर, मिजोरम में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश जारी रहने की संभावना है। 1-2 स्थानों पर भारी बारिश की गतिविधियां भी देखने को मिल सकती है। साथ ही दोस्तों दिल्ली में प्रदूषण से राहत की उम्मीद अगले 24 घंटों के दौरान भी नहीं है। यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक स्तर पर ही बना रहेगा। वायु गुणवत्ता सूचकांक 300 के ऊपर ही रहेगा, जबकि दोस्तों उत्तर पश्चिम और मध्य भारत के अधिकांश हिस्सों में न्यूनतम तापमान सामान्य से नीचे ही बना रहेगा, यानी कि सर्दियों की दोस्तों शुरुआत हो चुकी है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, गोल्ड प्राइस टुडे, सोने के भाव बढ़े, चांदी भी 1600 रुपए से ज्यादा हुई महंगी। जी हां दोस्तों, गोल्ड सिल्वर की बात की जाए तो दोस्तों गोल्ड अपने पिछले उच्चतर स्तर से तो करीब 5,000 रुपए नीचे चल रहा है, लेकिन दोस्तों आज दिल्ली सराफा बाजार में सोने की कीमतों में 268 रुपए प्रति 10 ग्राम का उछाल दर्ज किया गया है। इस दौरान दोस्तों चांदी की कीमतों में भी तेजी आई है। 1 किलोग्राम चांदी के दाम 1623 रुपए प्रति किलोग्राम तक बढ़ गए। दोस्तों एक्सपर्ट्स का कहना है कि विदेशी बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में आई सुधार का असर भारतीय बाजारों पर पड़ा है। दोस्तों दिल्ली सराफा बाजार की बात की जाए तो दिल्ली सराफा बाजार में सोना 50,544 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा, जबकि चांदी 59,077 रुपए प्रति किलोग्राम पर रही है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट ने विजय माल्या के प्रत्यार्पण केंद्र से 6 हफ्तों में मांगी स्टेट्स रिपोर्ट। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है कि वह ब्रिटेन में भगोड़ा कारोबारी विजय माल्या को भारत को समर्पित किए जाने संबंधी कार्यवाही पर 6 सप्ताह के भीतर स्थिति रिपोर्ट दायर करे। दोस्तों माल्या के खिलाफ चल रही अवमानना कार्यवाही के दौरान सोमवार को कोर्ट ने यह निर्देश दिया। इससे पहले दोस्तों 5 अक्टूबर को हुई सुनवाई में विदेश मंत्रालय ने अदालत को बताया था कि विजय माल्या के प्रत्यार्पण का मामला समाप्त हो चुका है। ब्रिटेन की शीर्ष अदालत ने प्रत्यार्पण का आदेश दे दिया था, लेकिन इस पर अमल नहीं हो रहा है। ब्रिटेन में इस मामले में कुछ गोपनीय कार्यवाही चल रही है, जिसकी जानकारी भारत को भी नहीं दी गई थी, यानी कि दोस्तों भारत को माल्या के प्रत्यार्पण में देरी की जा रही है।
इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, आरक्षण को लेकर फिर शुरू हुआ गुर्जर आंदोलन, दिल्ली मुंबई रेल ट्रैक कर दिया जाम। जी हां दोस्तों, राजस्थान में एक बार फिर आरक्षण की मांग को लेकर गुर्जर आंदोलन शुरू हो गया है। प्रदर्शनकारियों ने रविवार को दिल्ली मुंबई रेल ट्रैक को जाम कर दिया, जिस कारण इस रूट की कई ट्रेनों के मार्ग में बदलाव करना पड़ा। दोस्तों एक बार फिर आरक्षण को लेकर प्रदेश भर के गुर्जर आंदोलन कर रहे हैं, धरना दे रहे गुर्जरों ने एक बार फिर सरकार से 5% आरक्षण की मांग दोहराई। दोस्तों पिछले कई सालों से राजस्थान में गुर्जर कर्नल बैसला के नेतृत्व में आरक्षण की मांग कर रहे हैं और बीते समय में ये आंदोलन कई बार भयानक रूप भी ले चुका है। अपनी मांगों को लेकर गुर्जर रेल की पटरियों पर लेट गए और सरकार को चेतावनी दे डाली, जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं की जाएगी तो वे पटरियों से नहीं हटेंगे। इस कारण भारतीय रेलवे को दिल्ली और मुंबई के बीच चलने वाली 16 ट्रेनों के रूट में बदलाव करना पड़ा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, एलएसी पर तनातनी के बीच इस महीने 3 बार होगा प्रधानमंत्री मोदी और शी जिनपिंग का आमना सामना। जी हां दोस्तों, लद्दाख में तनातनी के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का इसी महीने 3 बार दुनिया के अलग अलग और महत्वपूर्ण मंचों पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आमना सामना हो सकता है। संघाई शिखर वार्ता से इन मुलाकातों का सिलसिला शुरू होगा। दोस्तों 10 नवंबर को एसईओ के मंच पर मुलाकात निर्धारित है। वहीं 17 नवंबर की ब्रिक्स शिखर वार्ता के दौरान दोनों नेता आमने सामने होंगे। सबसे आखिरी में 21 से 22 नवंबर तक चलने वाली G20 समिट में भी भारतीय प्रधानमंत्री मोदी और चीनी राष्ट्रपति का आमना सामना हो सकता है। दोस्तों रूस ब्रिक्स और एसईओ समिट के दौरान आयोजन की अध्यक्षता करेगा। वहीं G20 समिट की शुरुआत रियाद की ओर से की जाएगी। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों अब बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। दोस्तों आपको बताना है भारत का सबसे अमीर व्यक्ति कौन है। जी हां दोस्तों, अगर आप जानते हैं भारत के सबसे अमीर व्यक्ति का नाम तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुन ले जाते हैं लक्की विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।